और उसमें भी अभी हम लोग जो फोकस थोड़ा सा कर रहे हैं कि जो न्याय की जो बात कर रहे हैं उसमें साथियों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा बातचीत इस बात पे कर रहे हैं कि भाई जरा हम लोग अभी जो धर्म को लेके जिस प्रकार से लोग रिलीजन को देख रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं, तो उसको अलग अलग डायमेंशन से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जाति को आप कैसे देख रहे हैं, जिस प्रकार से अभी पूरा माहौल बनता है, लोग चीज़ें देख रहे हैं, तो हम कैसे देखें, तो अलग अलग नजरिए से थोड़ा जाति को देखना और ऐसे ही जेंडर को देखना। तो ये तीन थीम्स के थ्रू फिर न्याय को देखना, तो पूरे एक संविधान की परिकल्पना को देखना और इन तीन थीम्स के थ्रू देखना। और उसके बाद साथी लोग फिर ये कि वापस जाके क्या हम अपने इलाके में हम कुछ इन मुद्दों पे कुछ कर सकते हैं, तो ये चॉइस उनके पास रहेगी। और कुछ नहीं तो जहाँ जाएं तो जो हम वहाँ पे उस लोकेशन पे, चाहे गोपेश्वर में हो या बागेश्वर में हो, तो वहाँ के युवाओं को भी ये लोग अपने साथ कुछ कल के दिन इस प्रकार की बातचीत में जोड़ सकते हैं क्या। तो हम इस प्रोसेस में कलेक्टिवली कुछ एक यात्रा ये 3 दिन की कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस में कि भाई जो साथियों ने जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए लगाया है या लगाने की प्रक्रिया में, उनके साथ भी एक मुलाकात हम लोग करवा रहे हैं। तो जैसे कल हम लोगों ने दर्शना को बुलाया, भुवन की बहन है ना, तो एक बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ा रही है, वो भी डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस से पढ़ी और वापस गांव आने की सोच रही है, कुछ कर रही है। तो आप ही की उम्र की वो कैसे बियॉन्ड द बॉक्स सोच पाती है ना। ऐसे इसी प्रक्रिया में कि आश्रम को थोड़ा देखें कैसे एक जीवन शैली, शिक्षण पद्धति, और इसी क्रम में आपसे एक मुलाकात की, कैसे आपने एक जीवन समाज के लिए लगाया है। तो ये प्रक्रिया के तहत हम लोग अभी इसमें गुजर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी बात कहती हूँ। आप खुद बताइए कि वास्तव में 3 मुद्दे सामने दिए जगमोहन जी ने। एक पहला था धर्म का मुद्दा, फिर था जाति का मुद्दा, और फिर था स्त्री पुरुष की विषमता का, है ना, ये था। और ये सब उत्तराखंड के संदर्भ में, क्योंकि आप सब उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में आप सबको ये सोचना है। तो आपको कैसा लगा? आप कुछ आपको प्रेरणा हुई, कुछ लगा या नहीं लगा, कैसा हुआ, कोई बता सकेंगे? ये सब टीचर तो नहीं है, युवा नहीं, युवा है, कोई कार्यकर्ता भी नहीं है। हाँ, ये तो यूथ है, हाँ, टीचर नहीं है। ठीक है। उत्तराखंड के 50 युवाओं का चेहरा देखा मुझे, तो उसी में खुशी है। कोई हाँ, बोलिएगा। तो मुझे से बहुत अच्छा लग रहा है इस शिविर को ज्वाइन करके, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने का अवसर मिला। और कैसे मतलब हमारे समाज की जो कुरीतियाँ है, जो बुराइयाँ है, जो मतलब जाति धर्म के अभाव में जो एक दूसरे से मतलब भेदभाव जो हो रहा है, उसको कैसे मिटाया जाए, कैसे एकता का भाव लाया जाए, कैसे समाज में मिलजुल के रहा जाए, इस सभी मुझे प्रेरणा यहाँ पर मिली कि ये खराब है और ये तो बदलना चाहिए, तो फिर तो आप रह नहीं सकते आप बिना किए कुछ किए, है ना। हाँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने आश्रम का कार्यक्रम तो देखा ना। हाँ, ये आश्रम एक विद्यालय है, नाम आश्रम है, आश्रम से लगता है शायद सब जोगी जोगियानियाँ रहती हो। ऐसा नहीं है यहाँ, सब शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, या फिर बच्चे हैं, छात्राएं हैं, है ना। हाँ, तो एक शिक्षण की प्रक्रिया है यहाँ। और वो गांधी जी की बताई हुई प्रक्रिया पर उत्तराखंड के संदर्भ में, मतलब गांधी जी ने जो बताया वो महाराष्ट्र के संदर्भ में या गुजरात के संदर्भ में बताया होगा, या देश के मैदानी भागों के। हम उसको पहाड़ के संदर्भ में कैसे कर सकते हैं, वो कोशिश सरला बहन जी ने यहाँ की है ना। तो उस दृष्टि से आपको क्या सोचने को मिला? फिर क्या सब देख लिया, पूरा देखा ना? नहीं, पूरा तो कुछ बातचीत हुई है, 1.5 घंटा नीमा से बात हुई, और फिर बातचीत भी हुई है ना नीमा के साथ। हाँ, आश्रम के बारे में थोड़ा परिसर घूम के आए हैं। हाँ। कितना पुराना है ये आश्रम? 46 में रजिस्टर्ड हुआ, हैं? 1946 में रजिस्टर्ड हुआ। हाँ, हाँ, 46 से शुरू हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। 46 में शुरू हुआ। कितने साल हो गए? जल्दी हिसाब लगाइए। हाँ,
इतना ज्यादा हो गया कि जोर से बोल रहे हैं। और धीरे बोल रहे हैं ये। 77 कह दीजिए कोई ऊपर पीछे से। हाँ, तो इतने साल से चल रहे हैं। कोई वैसे मुझे लगता है चलती होंगी कुछ संस्थाएं, तो चलती ही हैं, मतलब लंबे समय तक 100 साल भी रहती हैं। आज़ादी से ही बड़ा है। या आज़ादी से पहले शुरू हो गया। एक साल तो इसलिए उस दृष्टि से ये बहुत लंबे समय से चल रही है और अभी तक भी अपने ढंग की बिल्कुल सजीव संस्था है। जो हो रहा है वो हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब धीमा हो गया, अब सुस्त पड़ गया, अब पुराना पड़ गया, ऐसा नहीं है। पुरानापन नहीं है, अभी भी है ना। तो ये बड़ी बात है यहाँ। क्या कहा आपने? क्रियाकलाप हाँ, क्रियाकलाप सब चलते हैं। तो दीदी हम ये आपने करें, यहाँ देख के भी कुछ तो समझ लिया होगा। खैर, ये तो शिक्षा की बात समझी होगी। मेरे मन में थोड़ा भ्रम था, मैं सोच रही थी शायद शिक्षक लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं अजीब प्रेम जी फाउंडेशन से। आपका जो वो सवाल था ना भास्कर जी ने, हाँ पर्यावरण वाला, पर मैं उससे पहले और सवाल रखे कि फिर अब मैं अपना डिजाइन अगर हम ऐसा बदलें कि इनकी कुछ क्वेरीज हों और वो पूछें, है ना, आप सवाल पूछें तो वो सवाल आपसे पूछे, आप जवाब दें। हाँ, तो हाँ, देखते हैं। इसमें स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जा सकता है जितना आराम से हो पाए। एक्चुअली, क्योंकि आश्रम को समझा है एक स्तर पे, अभी आगे समझेंगे ये लोग। हाँ, लेकिन क्योंकि आप तो पूरे देश में घूमती हैं और जो बदलाव की घूमती तमाम, थी। हाँ, अभी 2 महीना पहले मैं आपको घूमता हुआ देख रहा था। 2 महीने में ट्रेन में मिला था आपसे। अच्छा, वो तो वो आप जा रही थी 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए हाँ, गुजरात? वो स्वास्थ्य की दृष्टि से। जी जी जी। हाँ, उस समय की तो उससे पहले तो अब देखा मैं ही है। काम के लिए नहीं घूमती। जी। घूमने का मतलब जो भी बदलाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं देश में, और जो भी जिस तरफ हम देश को देखना चाहते हैं, तो उस सब पे आपकी नज़र रहती है। और इस देश को, क्योंकि एक बनता हुआ भी आपकी पीढ़ी ने देखा है और उसमें योगदान भी दिया है, तो सब युवा साथी हैं, तो आप कुछ इसी संदर्भ में कुछ कहना चाहें कि इसको देखने के वैसे ही- संदर्भ में, समझने के संदर्भ में, बदलने के संदर्भ हाँ, में। ठीक है। जी अपने ही से बोलना तो बहुत फायदेमंद नहीं होता है। आप लोग प्रश्न पूछें, हम जवाब दें, वो ज़रा ठीक है। आपने जो कहा है ना, वो सही है। मैं तो अभी कहीं काम के लिए नहीं जाती। ये तो आपको मालूम है कि मेरे बारे में कुछ तो आपको मालूम हो गया होगा कि गांधी विचार से जुड़ी हुई मैं यहाँ जब आई थी तो मैं केवल 16 साल पूरे करके 17वें साल में चल रही थी। उम्र का 17वां साल है ना। तो मैं काफ़ी छोटी उम्र में मैंने निर्णय किया था कि मैं समाज में कुछ काम करूँगी। तो एक बात तो यह है, हमको और हमारे अन्य बच्चों को, जो भी युवा वर्ग है हमारे पास, अभी पढ़ने को जा रहे हैं, विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, इस उम्र के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनको ये प्रेरणा होनी चाहिए कि हमको समाज के लिए कुछ करना है। ऐसा कुछ आना चाहिए, कोई समस्या दिखनी चाहिए उनको। क्योंकि मैं जब इतनी छोटी थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि हमारे पहाड़ की महिलाएं जो हैं उनको कभी फुर्सत नहीं है। वो हर समय काम कर रही हैं, हर समय काम कर रही हैं, हर समय काम कर रही हैं। सुबह जब उठेंगी, जब भी उठें अंधेरे में ही उठ जाती थी ज़्यादातर, तो उससे लेके रात के 10 बजे 11 बजे तक वो कुछ करती रहती थी। हर समय काम ये था। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था उस उम्र में, है ना। मैं सोचती थी ये लोग कभी थोड़ी देर बैठती क्यों नहीं है, आराम क्यों नहीं करती हैं। फिर मैं सोचती थी अगर ये पढ़ी लिखी होती तो शायद थोड़ी देर बैठ जाती, थोड़ा सा कोई किताब ले लेती, एक अखबार पकड़ लेती, तो जितनी देर अखबार पकड़ती उतनी देर तो बैठती कम से कम, ऐसा मुझे लगता था। इसलिए इनके लिए कुछ करना चाहिए, ये मेरे मन में आता था। तो इसलिए मैंने ऐसा रास्ता लिया कि सब लोग जो गृहस्थी का, इसका उसका
ऐसे अपने जीवन के बारे में लेते हैं रास्ता, उसको मंजूर नहीं किया और कहा कि नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो ये क्यों नहीं आता है, ये मैं सोचती हूँ। सब लोग जैसे अब कोई अगर पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो हाँ अब कहाँ जाएंगे, कहाँ पैसा कहाँ ज़्यादा मिलता है वहाँ जाएंगे। मतलब अपने लिए पैसा कमाने की बात ध्यान में आती है, लेकिन समाज, हमारे आसपास का जो समाज है, उस समाज के लिए कुछ करने की बात नहीं आती है। तो एक तो मैं सोचती हूँ कि ये थोड़ा आना चाहिए, है ना, उस उम्र में। और वो उम्र ऐसी है जब बहुत उत्साह होता है मन के अंदर, खूब अंदर एक जज्बा होता है कि हमको ये करना है और मैं तो ये करूँगी, मैं तो ये करूँगी। जब कभी कभी जब रिजल्ट आते हैं ना अखबार में कि वहाँ के स्कूल में या विद्यालय में या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये परिणाम रहे, फिर वो जो अच्छा नंबर पाते हैं उनसे पूछते हैं तुम्हारी क्या कल्पना है आगे की। कोई कहता है मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा फिर कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं तो किसी कंपनी में काम करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। तो ये नहीं कहते, कोई नहीं कहता कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। ठीक है, तो मेरे मन में ये आता है कि ऐसी भी हमारी शिक्षा में एक दिशा होनी चाहिए, या उसमें कुछ ऐसी प्रेरणा भी मिलनी चाहिए जिससे वो लोग ऐसा करने को तैयार हों, है ना। तो तब ये जो प्रश्न जगमोहन जी ने उठाए हैं, धर्म के भेद के, जाति के भेद के, या स्त्री पुरुष के भेद के, जो ये सब भेदभाव की बात है, ये भेदभाव को दूर करने की प्रेरणा उनको तभी होगी और तब समाज में भी वो ऐसा वातावरण फैला पाएंगे, है ना। अगर उन्हीं के मन में नहीं आ रहा है तो फिर दूसरों के मन में कहाँ से आने वाला है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ये हमारी ही शिक्षा पद्धति में कुछ थोड़ा कमी है। दूसरी एक बात है, अगर हम उत्तराखंड के स्तर से बात करें कि अभी उत्तराखंड का क्या हाल है, तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि आप देखो 6-7 जिलों से इतने युवा तो आपने बटोर लिए, आ गए यहाँ पर। नहीं तो आप युवा आज उत्तराखंड में है कहाँ है वो, कहाँ जाता है? कोचिंग सेंटर में आजकल तो पलायन करके चला गया है महानगरों में, है ना। वो उसके मन में ये भर गया है कि यहाँ मेरा भविष्य बन ही नहीं सकता, यहाँ मेरा कैरियर कुछ भी नहीं बनने वाला है और यहाँ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ अगर मैं परिवार बना करके रहूँगा तो मेरे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, न शिक्षा मिलेगी, न स्वास्थ्य मिलेगा, न कुछ मिलेगा, न कुछ मिलेगा। तो इसलिए ये जो भाव है इसको मिटाना ये तो सबसे पहला काम है, मैं ऐसा मानती हूँ कि अन्यथा फिर पहाड़ रहेंगे, पहाड़ की नदियाँ भी शायद सूखी साखी जैसी भी होंगी, रहेंगी, लेकिन मनुष्य नहीं रहेगा यहाँ। फिर उत्तराखंड किस चिड़िया का नाम है बताइए। तो इसलिए ये मैं सोचती हूँ कि ये दिखना चाहिए लोगों को कि क्यों हो रहा है ऐसा, इसके लिए क्या कर सकते हैं। खास करके आप जो हैं अपनी जगह पर, अपने गांव में, इस उत्तराखंड में, आपको लगना चाहिए कि ये एक ऐसी समस्या है जिसके हल करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो क्या करें, कैसे करें, ये करने की बात है। हम तो अपने स्तर से थोड़ा बहुत कोशिश करते ही हैं। अभी हमारे बीच में एक उधर के कोई हैं दनिया की तरफ के दीपी है। हाँ, तो है ही। ये तो है, इनका तो गांव में देखा है हमने। मेरी ससुराल है। किसकी? इनकी ससुराल है। अच्छा, तो वहाँ जो समस्या है, जैसे अभी मौसम बहुत विपरीत होते जा रहे हैं ना। कभी जब धान को धूप चाहिए तो वर्षा हो जाती है, वर्षा चाहिए तो धूप हो जाती है, ऐसा मौसम है अभी। पहले के जैसे नियम में पहले लोग कहते थे
आषाढ़ के पहले दिन से रुपाई रख सकते हैं, और बारिश खूब होगी, बढ़िया ढंग से रुपाई लगेगी। पर आजकल होता ही नहीं, बारिश हो गई पहले ही, अब अभी जब रुपाई लगाने लगे तो पानी नहीं, तो फिर लोग कहाँ से नदी से पानी वो मोटर लगा करके निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और दुगनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है उसमें। तो खेती थोड़ा घटिया दर्जे में चली गई है। पर खेती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ये किसी को मालूम नहीं है। मतलब ऐसा कोई हुनर नहीं है, ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि खेती के साथ उस उद्योग को भी करें। छोटा उद्योग हो सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी है आजकल, कुछ न कुछ हो सकता है। अभी कोई लोग करते हैं, नीमा पानी भी रखेंगे क्या? कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए? एक किसान के साथ वो किसानी भी करे और एक छोटा लघु उद्योग भी उसके पास हो, उसने फल पैदा किए हैं तो फलों से वो कुछ जूस निकालना वगैरह छोटी मशीनों के द्वारा अपने यहाँ पर कर सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, हमने काफ़ी अध्ययन किया, जिन्होंने ऐसा किया, यहाँ भी कुछ जगह हैं, कौसान में, ये कुमाऊँ में और चमोली में भी था, जहाँ खूब माल्टा होते थे, है ना? हाँ, माल्टा होते थे। उन लोगों ने जूस निकाला और उन्हें जोशीमठ की बाजार में लाके रखा अपना जूस। लोग कह रहे ये कौन सा है, ये क्या है, ये किसने बना दिया, इस पर कोई ब्रांड नहीं है। लोगों ने खरीदा ही नहीं, ब्रांड नहीं है, ब्रांड नहीं है। तो इसका हल तो सरकार को निकालना चाहिए ना, ग्रामीण एक ब्रांड दे देना चाहिए कि ये ब्रांड होगा तुम्हारा, तुम बना सकते हो। मतलब उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, छोटे लघु उद्योग को स्थापित करने के लिए अच्छी तरह से जो मेहनत होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कर्ज दे दिया, कहा कि अच्छा तुम अपना लघु उद्योग शुरू करो, लो ये कर्ज है। फिर वो अगर मान लो कर्ज को ठीक से, क्योंकि उसने कभी व्यापार तो किया नहीं है, वो व्यापार बुद्धि तो है नहीं, तो उसके अनुसार उसको जो चलाना चाहिए था अपनी पूंजी को, जिस तरह से करना था, अगर बाज़ार डाउन है तो क्या करना था, बाज़ार अच्छा है तो क्या करना था, और अगर उसके बाज़ार को मौका ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाना था, कहाँ ले जाना था उसको सामान, ये किसी ने उसको मदद ही नहीं की। तो वो फिर कुछ ही दिनों हमने देखे कितने ही प्रकार के लघु उद्योग खुले ना, लेकिन फिर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 2 साल, 3 साल के बाद ठप हो गए। क्यों कहा? तो फेल हो गए। फिर ऑफिसर भी सब कहेंगे अरे वो कुछ काम नहीं होता, वो सब फेल हो जाते हैं, वो सब असफल हो जाते हैं। तो ये समझने की बात है ना। और पढ़ लिख करके कुछ काम भी करती हैं, जॉब कहते हैं, नौकरी वगैरह करने को भी जाती हैं। और अगर घर पर ही हैं तो उनके रहन सहन बदल गए हैं, पहले जैसे रहन सहन थे वैसे नहीं है, अब वो बदली हुई है। तो क्या है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सवाल तो है। खैर क्या नहीं करना चाहिए वो तो अपने आप ढूंढ लेंगी महिलाएं, पर क्या करना चाहिए, पॉजिटिव क्या है, वो हम बात कर सकते हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ, इस तरह से यहाँ उद्योगों को एस्टेब्लिश करने की बात थी, स्थापित करने की बात थी, उसको सक्सेस करके दिखाना चाहिए था। हमने वो काम नहीं किया, बस नहीं वो ठीक नहीं होता, अरे यहाँ के लोगों को व्यापार करना नहीं आता, वो ऐसे ही हो जाता है, खराब हो जाता है, पैसा बर्बाद जाता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि हमने सरकारी लोगों से भी बात की इसके बारे में कि क्यों नहीं करते आप लोग, नहीं यहाँ का नौजवान जो है ना वो नहीं करता, उसको आता नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो हमने कहा आता नहीं तो करवाने से आएगा, आप सिखाइए उसको। तो वो चीज़ है अभी, और वो मैं मानती हूँ कि यहाँ उत्तराखंड को आबाद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड आबाद तभी होगा, नहीं तो जैसा अभी उजाड़ होने जा रहा है वही उजाड़ होता जाएगा। आप जा रहे हैं बाहर तो आपका बच्चा नहीं जाएगा क्या? वो भी जाएगा, तो फिर कौन रहेगा यहाँ? अब देखिए इतनी अच्छी
घाटी की ज़मीनें और इतनी सुंदर समतल ज़मीनें भी बंजर पड़ गई हैं। जब हमारे यहाँ बहन वहाँ से हैं चंपावत की तरफ, वो कह रहे हैं एक घाटी है दीदी, इतनी अच्छी थी, वहाँ इतनी फसल होती थी, अभी मैं गई घर को देखा वो सारी बंजर पड़ गई। क्यों कहा तो जो उनके मालिक थे ज़मीन के वो सब चले गए, फिर कौन आबाद करेगा। तो इस तरह से ये ना हो यहाँ का दृश्य, इसलिए ये भी करने की बहुत आवश्यकता है। और यहाँ की खेती बिना किसी उद्योग के, बिना किसी सपोर्ट के सफल नहीं होगी। फिर यहाँ पर बैठ के बस हर भाषण में मैं तो पहले से सुनती रही, यहाँ की तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है ये शब्द ना, और फिर दूसरा एक और था, क्या है, मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, और हाँ यहाँ नहीं, यहाँ साल भर श्रम करते हैं, 3 महीने का खाना होता है। ये तो बस रोज, खास करके तब जो ऑफिसर आते थे ना वो तो मैदान पे आते थे, उन बेचारों को तो मैदान की लंबी चौड़ी खेती की आदत थी। वो यहाँ आकर के यहाँ की छोटी खेती, एक छोटा सा खेत यहाँ पर है, एक छोटा खेत वहाँ पर है, एक वहाँ पर है, ये देख करके उनको लगता था क्या है ये, इसमें क्या खेती होगी, ऐसा सोचते थे। तो इसलिए वो हमेशा मैंने सुना लोगों से, खास करके प्रशासनिक लोगों से, कि यहाँ तो साल भर मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और आखिर में 3 महीने का खाना होता है, इसलिए इस खेती को कौन करे। तो बस हो गया, खेती है होती नहीं। पर जाति का भेद तो हमारे यहाँ रहा है, नहीं रहा ऐसा नहीं कह सकते, रहा है, पहले से रहा है। लेकिन अब तो हम अपने संविधान को समझ गए हैं ना। जो संविधान को नहीं समझ रहे हैं, उस समय में कोई संविधान नहीं था, या उस समय में कोई समझने की बात नहीं थी, लोगों ने कुछ किया तो उसको आज भी रट रहे हैं। हाँ, हमारे लोग ऐसा करते थे, ऐसा होता था। हाँ, यशकर जी है, उनको बाहर बिठा के खिलाते थे, ऐसा होता था, वैसा होता था। उसी को पकड़े रखेंगे तो आज के लिए तैयार नहीं होंगे, हमारा मानस बहुत पुराना हो जाएगा, पुराने ज़माने में रहेगा और हम इस ज़माने में रहेंगे। तो ये दोहरापन हो जाएगा, व्यक्तित्व में दोहरापन आ जाएगा, इससे प्रगति नहीं होती है। जब आप दोहरेपन में रहते हैं तो प्रगति होती नहीं है समाज की, और व्यक्ति की प्रगति नहीं होती है। जब तक समाज साथ नहीं होता है, व्यक्ति प्रगति नहीं करता है। व्यक्ति की प्रगति तब होती है जबकि आसपास का समाज भी उसको, वातावरण उसको आगे को प्रोत्साहित नहीं करता। तो इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। अभी कभी कभी तो उसका इतना राजनीतिकरण भी कर दिया गया है जाति का। पहले जाति था तो अपने आप अपने लोगों के समाज में था कुछ, लेकिन अब तो राजनीति में ये दलित लोग हैं, इन दलितों का कौन है, वो पार्टी है, ये दलितों का कौन नहीं है, वो है, वो विरोध में है, वो पक्ष में है, ये है, वो है, ये सब हो गया है। हमारा संविधान अच्छा है, उसमें वो हमारे समाज को बराबर रखना चाहता है, लेकिन हम उसको अगर गलत ढंग से इंटरप्रेट करेंगे, उसको अगर दूसरे ढंग से स्वीकार करेंगे, तो फिर वो तो पक्ष में नहीं आएगा, फिर तो समाज को बर्बाद करेगा। तो इसलिए ये समझने की बात है, और इस बात को मतलब कहना चाहिए, इस देश में इसको सुधारने के लिए भी खूब कोशिशें हुई है, कम नहीं हुई है, बहुत कोशिशें हुई है। कई महापुरुष बने हैं, कई लोग बने हैं जिन्होंने ये जाति का भेद मिटाने के लिए या जाति के बीच में समरसता पैदा करने के लिए बहुत काम किया है। तो इसलिए उसको समझने की ज़रूरत है, या उसको बहुत अच्छी तरह से अपने समाज में, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। और मैं सोचती हूँ, और महिलाओं को जहाँ तक है, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। तो मेरा तो जीवन ही इसके लिए लगा है, लेकिन मेरी सशक्तिकरण की जो परिभाषा है वो भिन्न है। भिन्न ये है, मैं ऐसा मानती हूँ, और ये मैं सोचती हूँ सही भी है,
कि स्त्री को सर्जक बनाया है, सर्जन करने वाली है ना, कुछ चीज़ बनाने वाली, मारने वाली नहीं बनाया है, विनाशक नाशक नहीं बनाया है। तो उसकी जो ये शक्ति है वो समाज में प्रकट होनी चाहिए। वो पोषक है, वो सर्जक है, इसलिए पोषक और सर्जक को पोषक और सर्जक ही रहना चाहिए और उसी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं सोचती, वो सोचती है अरे मैं क्या कम हूँ, मैं भी कारगिल के बॉर्डर पर जाकर के बंदूक चलाऊंगी और 10 को मार दूंगी, मैं तो बहुत बहादुर हो गई और मेरे सर्वशक्तिमान हो गई मैं तो ये इसको मैं नहीं मानती कि ये उसकी शक्ति बढ़ रही है। ये इसमें पता चलता है कि वो अपना स्वभाव ही बदल रही है। उसका जो पोषक स्वभाव था वो बदल के नाशक स्वभाव वो बना रही है अपना। तो इसलिए उस दिशा में जाने वाली बहनें ज़्यादा शक्तिमान हैं, ऐसा बहनों को भी, महिलाओं को भी समझना चाहिए। अगर वो शिक्षिका बनती हैं, अगर वो स्वास्थ्य की सेवा करती हैं, या वो समाज के बीच में समाज सेविका बनती है, या कुछ इस तरह के काम करती हैं, बच्चों के लिए करती हैं, महिलाओं के लिए करती हैं, तो ये ऐसा काम है जो रचनात्मक काम है, आगे बढ़ने का काम है, लोगों को, समाज को पोषण देने का काम है। और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो फिर इसका मतलब है ठीक है वो कंपनी में गई और कंपनी ने शोषण किया तो शोषण में शामिल हो गई, वहाँ भी आवाज़ नहीं उठा पाई। और या राजनीति में गई तो राजनीति तो फिर पार्टी वाली है, मेरी पार्टी तेरी पार्टी, और उसको गिराने के लिए हमको ये षड्यंत्र रचना चाहिए, चलो और गिराओ उसको, उसमें शामिल हो गई तो फिर वो स्त्री का स्वभाव नहीं रहा। स्त्री को भगवान ने जिस नेचर के लिए बनाया, जिस चीज़ के लिए बनाया है, वो चीज़ नहीं रही। तो इसलिए उसको उस तरह से अपने जीवन को बनाना चाहिए और उस तरह का पेशा, उस तरह का कैरियर भी अपनाना चाहिए। तो ये तो तीनों जो बातें आपकी है उसका मेरी दृष्टि ये है। आपको पसंद आए तो ठीक है, ना आए तो छोड़ दीजिए, क्या करना है। ज़रूरत लगी थी आपको, क्योंकि वो एक काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी इफ़ेक्टिव एक मोमेंट माना गया था। इसलिए मतलब अब एक दशक होने को है, क्योंकि पर्यावरण के खतरे मौजूद ही हैं, बढ़ ही रहे हैं। तो वो विचार क्या था, थोड़ा सा इसको अगर आप बता पाएँ। आपने सुना कभी नदी बचाओ अभियान? सुना था? नमामि गंगे तो सरकार का है, जिसको कहते हैं वो खुद ही कहते हैं वो नहीं हुआ सब। पूरी नमामि हो गई। ठीक ठाक नमामि हुई इसमें। हमने स्वतंत्र रूप से ही किया था, अपने लक्ष्मी आश्रम में किया था। हाँ, पद यात्रा हुई थी यहाँ से रामनगर तक, उसमें कुछ किलोमीटर तक मैं भी शामिल रहा। कहाँ थे आप? मैं नहीं कौसानी से यहाँ चनौदा तक ही मैं आ पाया, क्योंकि मेरी शादी का टाइम था वो। तो गोपाल दा उसमें शामिल थे, संदीप भाई शामिल थे, कुछ समय मैं भी रहा और भास्कर दा भी शामिल थे। देहरादून उधर किया था। अच्छा ठीक है। आप अच्छी तरह से परिचित हैं, गोपाल तो हैं ही, अच्छी तरह से परिचित हैं। और औरों को शायद पता नहीं होगा, थोड़ा संक्षेप में बताती हूँ मैं, अब मेरा गला भी जवाब दे रहा है। तो ऐसा हुआ है कि हम तो इस कोसी घाटी में रहते हैं। कोसी छोटी सी नदी है ना। छोटी नदी किस लिए है? क्योंकि ये गंगा और यमुना जैसी विशाल जल राशि नहीं है इसके पास, है ना। लेकिन इसका पानी की बूंद बूंद लोगों के फायदे में है। ये सिंचाई करती है, इससे पंपिंग करके ऊपर के गाँव को पानी मिलती है। ये कौसानी में पानी पीना है तो कोसी का पीना है, अल्मोड़े में पानी पीना है तो कोसी का पीना है ना। इस तरह से कोसी नदी बहुत उपयोगी नदी है। जिम कॉर्बेट के जीव जंतु, टाइगर्स, उसी पर खैर वो निर्भर। तो हुए ही, वो तो सभी नदियों के नज़दीक हैं और सभी नदियों से फ़ायदा लेते हैं। तो और वैसे कहो तो आगे जाके मैदान में जाके ये कहीं किसी नदी से नहीं मिलती, अपने आप ख़त्म हो जाती है।
इसका इतना पानी सब उपयोग में आ जाता है ना। तो हम इस घाटी में तो काम करते थे बहुत पहले से ही। तो एक बार यहाँ अल्मोड़ा में डिग्री कॉलेज है ना, हाँ, तो उस वक्त तो विश्वविद्यालय बन गया। तो उसमें एक भूगोल विभाग के अध्यापक थे, मतलब प्रोफेसर डॉक्टर जे.एस. रावत। तो जे.एस. रावत जी ने अपने विद्यार्थियों से नदी के पानी, कोसी के पानी का नाप करवाया कि किस मौसम में कितना पानी रहता है, कितना रहता है, कैसे रहता है, सब पूरे आंकड़े बनाए। और तब उन्होंने अखबार में ये सूचना, ये खबर भेज दी कि अगर कोसी का पानी जिस तरह से प्रतिवर्ष घट रहा है, अगर ऐसा ही घटता रहा, इसके लिए कुछ नहीं किया गया, तो 10 साल में ये सूख जाएगी। तो ये सुन के हम लोग तो चौंक गए। हमने कहा ये कैसा खबर है, ये नदी सूख जाएगी? तो हमको मालूम है कि ये घाटियाँ उजाड़ हो जाएंगी और फिर यहाँ से जो पानी पंप होके जा रहा है उनके लिए पानी नहीं होगा, अल्मोड़ा को पानी नहीं मिलेगा, कौसानी को पानी नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा? तो इसलिए हमने, हमारे हाथ में और क्या था, हम तो इस घाटी की महिलाओं के साथ काम करते थे। हमारे महिला मंडल बने हुए थे यहाँ। हमारे महिला मंडल सरकारी ढंग के नहीं बने थे कि थोड़े लोगों को लिया और उनका एक मंडल बना दिया, नहीं, सारे गांव की महिलाएं उसकी सदस्य होती थी। तब हमने कहा कि इनको ये इन महिला मंडलों से कहा जाए तुम क्या सोचती हो, क्योंकि हम लोक शक्ति को जागरूक करना चाहते हैं ना, लोक शक्ति को इन्वॉल्व करना चाहते थे। तो इसलिए महिलाओं से, उनके महिला मंडलों से पूछा तो उन्होंने कहा, हमने कहा तुमने 10 साल में सूखने वाली है, 10 साल में फिर उसके बाद तुम कहाँ जाओगे, कहीं तुमने कहीं दूसरी जगह ज़मीन ले रखी है जहाँ चले जाओगे? तो वो लोग कहने नहीं, तो हम तो कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से यहीं रहेंगे। तो फिर हमने कहा कि यहाँ रहोगे तो कोशी रहनी चाहिए। उनका हाँ, कोशी रहनी चाहिए तभी तो रहेंगे, नहीं तो कैसे रहेंगे? तो इससे ये शुरू हुई बात। फिर हमने पहले केवल कोशी बचाओ अभियान ही किया, पर केवल ऐसा अभियान नहीं किया कि भाषण दें, जुलूस निकालें और बस ऐसा, ये नहीं किया हमने जड़ में जाकर के यहाँ कहा कि ये पिनाथ पर्वत है ना, इस पिनाथ पर्वत में जो बांस का जंगल है वो सुरक्षित रहना चाहिए। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो पानी पर्कुलेट होगा नीचे ज़मीन में, और वो पर्कुलेट होगा तो नदी बचेगी, और नहीं तो नदी में पानी कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर हमने कहा तुम कहाँ क्या करते हो इस जंगल के लिए? तुम भी तो दिन में, हर महिला दिन में 2 गट्ठर कच्ची लकड़ी काटते हो, इन्हीं पेड़ों को काट के लाते हो, और 2 गट्ठर बांस की पत्तियां लाते हो, और बांस की पत्ती काटते हो जब, तो एक शाखा को काटते हो, खूब मोटी शाखा है ना, और उसमें से पत्तियां निकाल ली और बस बाकी फेंक दिया। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो हम करते हैं। फिर बहू कहने लगी सास जी दौड़ जाओ जाओ लाओ, कहती हैं तो लाना ही पड़ता है, बहू ही तो ज़्यादातर जाती हैं काम करने। फिर हमने कहा नहीं, वातावरण बनाया हमने कहा कि कोई कच्ची लकड़ी तो काटेंगे नहीं, और बांस की पत्ती लाएंगे ज़रूर, लेकिन मोटी टहनियाँ नहीं काटेंगे। और महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया। देखो, हम हमेशा सोचते हैं इस देश में जितने विकास कार्य हो रहे हैं ना, कभी महिलाओं की बुद्धिमत्ता को नहीं लेते हैं, सुनते भी नहीं हैं, उनको क्या आता है कहते हैं, है ना। और हम तो, और तो अलग रह गया जब हम टिहरी बांध आंदोलन में कहते थे ये इस नदी में इतना पानी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, इसमें पानी कम है। और हमने कहा कि इसमें सिल्टेज बहुत है, जो गाद जमती है ना, सिल्टेज बहुत है, कुछ ही समय बाद नदी में सिल्टेज जमने लगेगा। अभी हम कई बार गए हैं, अब तो मैं नहीं जाती, पर जब गए हैं तो हमने देखा कि वहाँ वो भागीरथी नदी जो आती है उसमें रेत का ढेर, इतना ढेर लगा रहता है, फिर उसका भी ठेका देते हैं वो ले जाने के लिए। तो ये
हमने बताया तो हमारी बात को मानते ही नहीं थे। कहते थे तुम क्या जानते हो, तुम क्या ऐसे ही गांव के लोग हो, तुमने साइंस थोड़ी पढ़ा है। हाँ, हमने कहा साइंस तो नहीं पढ़ा है, पर हमारी बुद्धि, हमारा अनुभव है वो हम जानते हैं। ऐसा ही महिलाओं के लिए, महिलाओं का अनुभव जो है वो उनको बुद्धिमत्ता प्रदान करता है और वो जानती हैं सब। तो यहाँ की महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ी और उन्होंने ये जंगल बचाया। और यहाँ जो वन विभाग है के जो कर्मचारी हैं उनको भी उन्होंने हिलाया, कहा तुम यहाँ बैठे रहते हो और वहाँ तुम्हारे क्या हो रहा है। वहाँ जब लोग गैर कानूनी ढंग से ना चोरी से पेड़ काट देते थे, कोई काटते थे, जो आरे कुल्हाड़े लेकर आते थे और तखत और बल्लियाँ बनाते थे, तो उन्होंने कहा आओ यहाँ आओ, ये देखो हमने ये पकड़ा है, तुम इसको देखो। तो इस तरह से वो महिलाएं आगे बढ़ी। फिर हमने एक कोसी बचाओ एक पदयात्रा निकाली, वो इन्हीं घाटियों के लिए थी। यहाँ 3 घाटियाँ हैं, ये एक घाटी है कोसी और फिर उसके बगल में है एक लोध घाटी, साई नदी है वहाँ, वो भी कोसी में मिलती है। और इधर मनसा नाला है, उसकी भी छोटी सी नदी इसी में मिलती है। सोमेश्वर के पास उनका संगम होता है। तो इसलिए हमने उन तीनों घाटियों में वो पदयात्रा निकाली और उस पदयात्रा में खूब महिलाएं आई, बहुत। वो जाड़ों के दिन थे, महिलाएं खाली भी थी थोड़ा, खूब आई और यहाँ के युवक भी शामिल हुए। तो इस प्रकार से वो हमारी यात्रा बहुत अच्छी निकली। उसी में हमको विचार आया कि पूरे उत्तराखंड में तो यही हाल है। उत्तराखंड में 2 प्रकार की नदियाँ हैं। एक नदी है जो जल इससे निकलती है, जंगल से, जंगल सरसब जो होगा तो वो मजबूत रहेगी। और एक है जो ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर का बर्फ़ अच्छी होगी तो ग्लेशियर की नदी भी मजबूत रहेगी। तो हमने फिर उत्तराखंड नदी बचाओ अभियान किया। और वो ज़माना था, लोग इतने समझ रहे थे नदियों की हालत को, हम ही नहीं समझ रहे थे। हमने समझा वो बात, अभिक्रम लिया लक्ष्मी आश्रम ने, ये बात है, पर समझने को तो अन्य लोग भी समझे। तो 15 नदियों में 15 पदयात्राएं चली पूरे उत्तराखंड में। उधर वो क्या नदी है वो जो, अच्छा नहीं, यहाँ नीमा चली गई, नहीं नयार तो इधर ही हो गई। वो यमुना की जो सहायक नदी टॉन्स नदी से लेकर के टॉन्स को जो पानी देते हैं रूपिन सुपिन नदी तक हम पहुँचे, है ना। और फिर इधर सब नदियाँ, इधर रामगंगा की सहायक नदियाँ, सब में पदयात्रा चली। और पदयात्रा हमने ही नहीं चलाई, इस उत्तराखंड में जितने पर्यावरण संबंधी काम करने वाले लोग थे वो सब आए। उसमें देहरादून से रवि चोपड़ा थे, यहाँ जोशीमठ से लक्ष्मण नेगी थे, और हम यहाँ से हम थे, यहाँ से सदन मिश्रा थे। ये लोग सब एक एक नदी, एक एक घाटी का वो लेकर के पूरे पदयात्रा की उन्होंने, और सब रामनगर में इकट्ठा हुए। वो जो बता रहे हैं रामनगर में, और रामनगर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ नदी बचाओ का, है ना। और उन्होंने कहा कि ये केवल समाज का काम नहीं है, समाज का तो है, समाज के नदी काम में आती है तो समाज के काम में आती है, तो इसलिए समाज का है, लेकिन राज का भी है। राज माने सरकार का, है ना। तो इसलिए सरकार को भी बताना चाहिए कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम करो कुछ। तो इसलिए हमने कहा अच्छा। तो फिर पूरा 1 वर्ष उत्तराखंड में नदी बचाओ अभियान का रहा, और हमने कई वाहन यात्राएं की, सब जगह गए। हमने माने समूह था, एक समूह था, सब जाकर के लोगों को भी बताया और सरकार को भी बताया। उस समय में खंडूरी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, याद है किसी को खंडूरी जी की, है ना। आप लोगों को तो हो गया, आप सब उस समय जरा बड़े हो गए होंगे, बहुत छोटे नहीं थे। वोट देना चाहते हैं
वोट देने लगे थे। देना चाहते थे, अब दे रहे होंगे। उस समय देना चाहते थे। अच्छा, चाहने ही में था, उस समय देने का अधिकार नहीं होगा। नदियाँ खराब हो रही हैं, उनको उन्होंने नहीं छुआ, उसको स्वीकार नहीं कर पाए। वो उन्होंने कहा वो केंद्र सरकार जानती है, वो हमारे अधिकार में नहीं है, ये है वो है, ऐसा कह दिया। लेकिन फिर भी खंडूरी जी ने काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक उत्तराखंड नदी बचाओ अभियान की बात सुनी थी और कुछ किया भी इन लोगों ने। यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे ना, तब उन्होंने ये कोशी में 1 लाख पेड़ लगाने की मुहिम लेकर आए थे। पर उनकी तो पेड़ कौन लगाता है, वन विभाग। तो कितने लगते हैं कितने नहीं लगते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। पर उन्होंने कहा नहीं, मैंने 1 लाख का संकल्प किया है, 1 लाख लगने हैं ऐसा। अब मैं कह रही हूँ जो लोग हमारे लोग जाते हैं गांव में, कितने लगे हैं कहा, तो हमको तो नए पेड़ कोई नहीं दिखे। पर जो भी हो, तो थोड़ा सा तो हलचल हुई उनके अंदर, पर जैसा उनको करना था उतना नहीं किया था। लेकिन अभी तक भी अब नए नए साथी हैं, हमारे नए पीढ़ी है, गोपाल है, भुवन पाठक है, ऐसे कई लोग हैं। ये लोग जो हैं अब उस संदेश को आगे ले जा रहे हैं या उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है, चलो किसी ने तो हमारी बात पकड़ी है। यही है उत्तराखंड नदी बचाओ अभियान, यही था। हम कई साल तक तो लक्ष्मी आश्रम ही उसका नेतृत्व करता रहा, लेकिन फिर बाद में हमको लगा कि हम केवल संस्था उसको चलाए वो ठीक नहीं है, जनता चलाए वो ज़्यादा ठीक होगा। फिर हमने कुछ लोगों को दिया, कहा कि अब आप लोग चलाइए पूरे उत्तराखंड में। धीरे धीरे अभी भी वो है अपनी अपनी नदियों में, तो लोग फिर भी कुछ करते हैं, लेकिन जो उसका अभियान जैसा आंदोलन जैसा रूप था वो अब नहीं है। ऐसा होता ही है, पर वो जिस समय थी वो जिस समय वो आंदोलन चला उस समय उसका प्रभाव अच्छा पड़ा। आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, आप लोग शांति से सुनते रहे। पूछे, पिताजी से नहीं पूछा, अपनी माँ से पूछा और वहाँ चली गई। वहाँ जा कर के महादेवी वर्मा कुछ कर रही थी, मैं बैठी रही, बहुत देर इंतज़ार किया। फिर उन्होंने कहा कौन भी लड़की है बुलाओ। फिर वहाँ गई, उससे बात की, तो मैंने मुझे पढ़ना है, आप अपने साथ मुझे इलाहाबाद ले जाइए, अपने प्रयाग महिला विद्यापीठ में मुझे पढ़ा दीजिए, ऐसा कहा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? मैंने कहा पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि नैनीताल भेज सकें, और यहाँ तो है कॉलेज पर ना, वो हाई स्कूल पर उसमें वो पढ़ा नहीं रहे हैं लड़कियों को। अच्छा, ऐसा कहने लगी, लेकिन मैं तुमको कैसे ले जाऊँ, तुम पहले अपने पिताजी की इजाज़त दो। मैंने कहा भगवान बचाए। तो फिर गई मैं घर, मतलब निराश जैसी हुई, लेकिन चली गई थी। तो फिर मैंने वहाँ पिताजी से कहा, मैंने ऐसा ऐसा कहा, मैंने महादेवी वर्मा को कहा मैं वहाँ, मेरे पिताजी पैसा नहीं दे सकते हैं, मैं आपके बर्तन धोऊंगी, मलूंगी और कपड़े धोऊंगी, सब काम करूँगी, और झाड़ू पोछा सब करूँगी, मैं, मुझे सब आता है, सब कर सकती हूँ, बस आप केवल मुझे पढ़ा दीजिए। देखा किसी लड़की के मन में इतनी इच्छा हो पढ़ने की, फिर पढ़ने के क्या रास्ते थे हमारे लिए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अपने पिताजी से पूछो पहले, ऐसा कहा। मैं घर आई, मैं घर आकर के पिताजी को मैंने तो नहीं कहा, मैंने ईजा को कहा, फिर ईजा ने उनको बताया। तो उनको बताया तो जब पिताजी ने सुना कि मेरी बेटी किसी के बर्तन धोएगी, इसके कपड़े धोएगी, मैले कपड़े धोएगी, ये तो होगा ही नहीं, तूने ऐसा कैसे कह दिया, कहने लगे मुझ पर, मुझे डांटने लगे, ऐसा कैसे कह दिया, ये नहीं होगा, हम गरीब है, रहेंगे हम ऐसे ही रहेंगे, खाएंगे तो सब खाएंगे, मरेंगे तो सब मरेंगे,
सब एक साथ मर जाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा। किसी के कपड़े नहीं धोएगी मेरी बेटी। हो गया, वो सपना भी खत्म हो गया। लेकिन मुझे महादेवी वर्मा ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारी एक क्या कहते हैं, व्यक्तिगत परीक्षा जैसा कहते हैं ना, जो आज होता है, तो उस ज़माने में सरकारी उसमें तो कोई व्यक्तिगत परीक्षाएं नहीं होती थी, लेकिन वो प्रयाग महिला विद्यापीठ लड़कियों के लिए करती थी। तुमने अगर 8वीं पास किया है तो 10वीं की परीक्षा दे सकती हो। उसको विद्या विनोदिनी कहते थे। तो उसकी परीक्षा दे दो और तुम 10वीं के लायक हो जाओगी। उसमें अगर तुम एडवांस इंग्लिश ले लोगी तो तुम 10वीं के बराबर हो जाओगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा अब और कुछ नहीं होता, इसी को अब आजमाते हैं। तो फिर मैंने सब किया, अकेले फॉर्म मंगाना, ये करना वो करना, सब किया और फिर पढ़ा लिखा और फिर एडवांस इंग्लिश भी लिया था विषय। और फिर परीक्षा देने हल्द्वानी गई, पर मेरे पिताजी मेरे साथ आए। उन्होंने बहुत मदद की, बहुत मतलब उस ज़माने में कोई पिता अपनी बेटी के लिए इतना नहीं करता था। मेरे पिताजी मेरे लिए खाना बनाते थे, मेरे लिए सब कुछ करके रखते थे। मैं परीक्षा दे के आती थी। तो इस तरह से परीक्षा दी और गुड 2nd डिवीज़न में पास हो गई। अब क्या करें, अब 10 पास हो गई ना। हाँ, अब क्या करें, अब तो कोई रास्ता ही नहीं। तो फिर घर में बैठे थे। फिर मेरे दाजू बड़े भाई यहाँ उसमें वो जो इंटर कॉलेज था, अब इंटर कॉलेज है, उसमें हाई स्कूल था, उसमें साइंस टीचर थे। तो एक दिन वो आया और कहा हमारे यहाँ इंटर क्लासेस चलने वाली हैं, लेकिन उसमें विद्यार्थियों की संख्या पूरी नहीं हो रही है, तो स्वीकृति नहीं मिल रही है। जब संख्या पूरी होगी तब स्वीकृति मिलेगी। अब उन लोगों ने कहा है, कार्यकारिणी कह रही है कि अब लड़कियां आती हैं तो लड़कियों को भी रख लो। मैंने कहा हाँ, हम तब 2 साल छोटे थे, अब हम 2 साल बड़े हो गए, अब उनको रख लो। खैर मेरा तो बहुत तर्कशील दिमाग था। मैं कहने लगी, अपने भाई से मैंने कहा वो लोगों को ये कहना चाहिए कि अब कैसे रख रहे हो हमको, हम आएंगे तो रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, ऐसा कहा। दाजू ने कहा ऐसी कोई बात मत कर, तेरा दिमाग तो ऐसा ही चलता है, तेरा नाम लिखा देते हैं पहले ताकि तू इंटर में पढ़ने लग जाए। मैंने कहा हाँ ठीक है फिर चलो। तो उन्होंने मेरा नाम वहाँ लिखवाया और मैं इंटर में पढ़ने लगी। ये है मेरी शिक्षा की कहानी।